Hello everyone, welcome back to all of you. Students, today we will study the sexual reproduction in human beings. Okay, we have already covered the asexual reproduction and sexual reproduction in plants. So the videos related to it will be given in description box. You can check there. Okay, so we should start our class now. देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम लिया है एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि मैम पहचानेंगे कैसे कि ये फीमेल है या फिर ये मेल का पार्ट है. ओके, डोंट वरी, आपको जब मैं पढ़ा दूंगी पूरा का पूरा ये सिस्टम तो आप आराम से पहचान लोगे कि कौन सा पार्ट किसका है, मेल का है या फिर फीमेल के बॉडी में होता है. ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन से. ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे सबसे पहले. अब यहाँ पे देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने क्यों लिखा है, सबसे पहली बात वो इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि वी ऑल आर द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इस वजह से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है हमारे बॉडी को. ओके, उसी सिस्टम को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट. एंड आपको तो पता है कि जब सिस्टम है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, राइट. और ऑर्गन्स जो है वो सिमिलर टाइप के फंक्शंस करेंगे एंड उनको कंबाइनली सिस्टम कहते हैं. ओके, तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द होल सिस्टम. यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं अभी हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं. उसी तरीके से दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. समझ में आई आपको बात? चलो, तो कंपैरिजन करके पढ़ते हैं कि मेल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और दूसरे फीमेल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं. तो देखो, हम इन ऑर्गन्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करके रखे हुए हैं. पहला तो वैसे ऑर्गन्स जो कि मेन ऑर्गन्स कहे जाते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन्स कहे जाते हैं. ओके, एक्चुअली यहाँ पे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, मैंने गलती से सिस्टम लिख दिया है. ओके, तो आप करेक्ट कर लेना, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट. उसके बाद दूसरे नंबर पे वैसे कैटेगरी को मैंने रखा है जिन्हें कि कॉपुलेटिंग ऑर्गन कहा जाता है. कॉपुलेटिंग ऑर्गन क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगी अभी फिलहाल. यहाँ पे देखो, तीसरी जो कैटेगरी है उसमें है सब्सिडरी ऑर्गन्स. ओके, अब बारी बारी से समझते हैं कि ये तीनों को मैंने कैटेगराइज किया ही क्यों है, मैंने कलेक्टिवली ऑर्गन्स की बात क्यों नहीं की है. तो देखो, इसमें ना जो ऑर्गन्स हैं उनके बहुत सारे फंक्शंस होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे. तो जिन्हें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया है ना, उनका फंक्शन भी मेन होता है. मेन फंक्शन का मतलब हुआ गेमेट्स को प्रोड्यूस करना. ठीक है, मेन फंक्शन का मतलब हुआ गेमेट्स को प्रोड्यूस करना, राइट. तो इस वजह से मेल में गेमेट्स को कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टीज करता है. इस वजह से टेस्टीज को कहा जाता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स, राइट. उसी तरीके से फीमेल की बॉडी में ओवरी जो है उसको मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि ओवरी गेमीट को प्रोड्यूस करती है, राइट. इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा है इन दोनों को, टेस्टिस एंड ओवरीज को. क्योंकि अगर टेस्टिस ही नहीं होगा तो मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं होगा, ओवरी ही नहीं होगा तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं होगा, और गैमेट्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा एंड जाइगोट कैसे बनेगा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे सेकेंड जो कैटेगरी थी कॉपुलेटिंग ऑर्गन, ये क्या होता है. तो देखो, कॉपुलेशन से बना है कॉपुलेटिंग. ठीक है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था जब मैं प्लांट के बारे में पढ़ा रही थी, प्लांट में पॉलिनेशन जब पढ़ा रही थी तब मैंने डिस्कस किया था. कॉपुलेशन, जो काम प्लांट्स में पॉलिनेशन के दौरान होता है वही काम एनिमल्स या ह्यूमंस में कॉपुलेशन के दौरान होता है. ओके, हालांकि इसके बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे कॉपुलेशन का मतलब होता है पास आना. ओके, तो इनको कॉपुलेटिंग ऑर्गन्स कहा जाता है. मतलब कि ये पेनिस और वेजाइना, इन्हीं दोनों के थ्रू हमारे जो गेमेट्स हैं वो पास आते हैं. ओके, पेनिस एंड वेजाइना ही के थ्रू हमारे जो गेमेट्स हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, वो दोनों पास आते हैं. इतनी बात समझ में आई आपको. इसी वजह से इन दोनों ऑर्गन्स को कहा जाता है कॉपुलेटिंग ऑर्गन्स. ठीक है, एंड द थर्ड कैटेगरी इज सब्सिडरी ऑर्गन्स.
सब्सिटरी ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। सब्सिटरी का मतलब तो होता ही हेल्प करने वाला, मेन ऑर्गन का हेल्प करने वाला। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं, जैसे कि इपिडिडाइमिस हो गया, वो वास डिफरेंस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और फीमेल में भी बहुत सारे हैं, बट आपके लेबल पे मैंने एक ही लिखा है, यूटेरस। ओके, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, क्योंकि फीमेल को एक बेबी, एक जाइगोट को अपने अंदर रखना होता है, फिर उसको एक न्यूबॉर्न बेबी में डेवलप करना होता है। ठीक है, इस वजह से फीमेल का जो पार्ट होता है, सिस्टम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सिटरी ऑर्गन सिर्फ एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, बट आपके लेवल पे ये इतना काफ़ी था, इस वजह से मैंने एक ही रखा है, यूटेरस। ओके, अब अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने अभी चैप्टर को स्टार्ट करा है। इसकी डिस्कशंस मैं आगे भी करती रहूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप इन वर्ड्स को सुनो और सुन कर के आपको याद हो जाए। ओके ना, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि बहुत बड़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने यहाँ पे पढ़ा है कि टेस्टिस तो गैमीट को प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियस सी बात है मेल में होगा। ओके, एंड ओवरी जो है फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, इस वजह से ऑब्वियसली ये फीमेल में होगी। ठीक है ना, चलो अब ये सारे के सारे ऑर्गन्स को मैं इन दोनों डायग्राम्स में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पहले मेल की बात करते हैं। हमारा जो ये टेस्टिस है वो देखो यहाँ पे है, ये दोनों टेस्टिस हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही टेस्टिस हैं। आपकी बॉडी में कहाँ पे है वो हम लोग नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो ये दोनों ही टेस्टिस हैं। जी हाँ, आपकी बॉडी में टेस्टिस की संख्या 2 होती है। ओके, अब पेनिस कहाँ पे है, तो देखो ये जो पार्ट है ये पेनिस है। ठीक है, नाउ इपिडिडाइमिस यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इपिडिडाइमिस है, राइट। वेस्ट डिफरेंस कहाँ पे है, ये दोनों जो लंबा लंबा पाइप दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा ये वेस्ट डिफरेंस है। यूरेथ्रा कहाँ है, तो पेनिस के अंदर ये पाइप जो दिख रहा है ना, इसी को यूरेथ्रा कहते हैं। ओके, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ पे मैं लेबलिंग नहीं कर रही हूँ, वो सब आपको आगे मिल जाएगा, राइट। नाउ कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो सबसे पहला तो ओवरी। ठीक है, ओवरी भी यहाँ पे 2 होता है, जैसे टेस्टिस यहाँ पे 2 होता है मेल्स में, वैसे ही फीमेल्स में ओवरी 2 होता है। ओके, यही येलो कलर का जो है ना, यही ओवरी है। विजाइना, विजाइना कहाँ पे है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो विजाइना है। आपको अच्छे से डायग्राम और भी मैंने लिया है, आपको नेक्स्ट में दिख जाएगा। यूटरस, यूटरस ये वाला पोर्शन है, राइट, जो रेड कलर का दिख रहा है ये यूटरस है। ओके, सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, सबसे पहले तो हम लोग गेमेट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्गन्स को और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम गेमेट्स की बात करें, जिसको कि जर्म सेल्स भी कहा जाता है, सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, और ये हेप्लॉइड होते हैं, राइट। ये सारे के सारे डिस्कशंस मैंने पहले के लेक्चर्स में कर रखे हैं, इस वजह से यहाँ पे मैं वापस नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, राइट बच्चे। तो आप लिंक को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ मेल गैमेट किसको कहते हैं बच्चे, स्पर्म को कहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, बट यहाँ पे अगेन बता रही हूँ, मेल गैमेट स्पर्म को कहते हैं जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, ये मैंने अभी तुरंत बताया था, राइट। फीमेल गैमेट एग को कहते हैं, जिसका कि अनदर नाम ओवम है, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको पहले के वीडियोस में, जिसको कि ओवरी प्रोड्यूस करता है, ये मैंने जस्ट अभी बताया था, राइट। नाउ डायग्राम्स देख लेते हैं कि स्पर्म दिखता कैसा है, तो देखो यही हमारा स्पर्म है। ओके, स्पर्म के फिलहाल आपके लेवल पे, आपके क्लास के स्टैंडर्ड पे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है टेल और दूसरा होता है हेड। ओके, एक्चुअली बच्चे बायोलॉजी आपको 10th क्लास पे जितनी पढ़ाई जा रही है, ये उससे से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट, जो कि आपको 11th-12th में दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं उतना ही बता रही हूँ जितना कि आपके स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया है। तो स्पर्म के 2 पार्ट्स, पहला तो टेल, दूसरा हेड। ये जो टेल है वो किसी काम का नहीं होता है, इसका जस्ट इतना सा फंक्शन है कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है।
ठीक है, मूवमेंट में क्यों हेल्प करता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वहाँ पे फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास नहीं आती है, ठीक है, बल्कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है। ये बात भी मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताई थी। प्लांट के केस में भी ऐसे ही हो रहा था, पॉलन ग्रेन जा रहा था एग के पास, ओके, तो यहाँ पे भी स्पर्म जाता है एग के पास, राइट। तो स्पर्म में तो मूवमेंट होनी चाहिए तभी वो जा पाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे टेल दिया गया है ताकि ये मूव कर सके। स्पर्म बहुत फास्टली मूव करता है, राइट। दूसरी बात, ये जो हेड है ना, हेड में बहुत कुछ छिपा होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़े हैं जो कि एक सेल को चाहिए होता है वो सब कुछ होता है, राइट। न्यूक्लियस भी होता है ऑब्वियसली, इसमें क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, क्रोमोसोम्स में जीन्स होंगे, उसमें डीएनए होगा, और यही तो चाहिए ना एक न्यू बॉर्न बेबी को, ओके। एंड सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, एग में भी होगा, ओके। क्रोमोसोम्स होंगे, जीन्स होंगे, डीएनए होगा, हाँ, बट इतना बात होता है कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। देखो मैंने हैप्लॉइड बनाया है ना, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे भी सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, ओके, क्योंकि ये दोनों सेल्स स्पेशल है ना, दोनों मिलेंगे तो डिप्लॉइड बन जाएगा हमारा जो सेल जाइगोट है वो, ओके। एंड नाउ दूसरी बात, ये स्पर्म होता है ना, ये साइज में काफ़ी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एग, ओके, क्योंकि एग को ही तो डेवलप करना है, खुद को जाइगोट में कन्वर्ट करना है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनाना है, एम्ब्रायो के बाद से फिटस बनाना है, फिटस के बाद से न्यूबॉर्न बेबी बनाना है, ओके। तो इस वजह से एग में ज़्यादा साइटोप्लाज्म भी होता है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, हर चीज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट तो इसी एग को करना है। स्पर्म का तो काम बस इतना होता है कि आकर के ये अपना क्रोमोसोम एग को दे दे, ओके, बस स्पर्म का सिर्फ इतना काम होता है, इसके अलावा स्पर्म का कोई दूसरा काम नहीं होता। इस वजह से स्पर्म का साइज काफ़ी छोटा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म भी बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है इन कंपैरिजन टू हमारा एग, ओके। तो बस इतना सा ही था आपका गेमीट। इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर से रिलेट करा रखी हैं, तो आपको मैं यही प्रिस्क्राइब कर रही हूँ बार बार कि आप पहले के वीडियोस प्लीज़ देख लो, राइट ना। अब हम लोग वापस से हमारे सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। सबसे आसान कौन सा सिस्टम है बाबू, मैंने आपको बताया ना, दोनों में से मेल या फिर फीमेल, तो ऑब्वियसली मेल, ठीक है। तो पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे, राइट। अब फिर से वही चीज़, मेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं सिस्टम के वो कौन कौन से होते हैं मेल्स में, तो टेस्टिस होता है जिसका संख्या 2 पाया जाता है, ये पेयर्ड आप कह सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे दो दो डायग्राम लिए हैं, ये साइड व्यू है, राइट, एंड ये फ्रंट व्यू है, ओके। आप ऐसे कह सकते हो कि इस इंसान का चेहरा इधर है, ठीक है ना, ये चेहरा है, बट इस इंसान का चेहरा कुछ इस तरीके से है, समझ रहे हो, इस तरीके से इंसान खड़ा है, राइट। तो नाउ यहाँ पे टेस्टिस आपको दिख जाएंगे, देखो यहाँ पे ये टेस्टिस तो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, डबल डबल दिख रहा है, बट ये टेस्टिस दोनों आकर के फ्रंट पे ज्वाइन हो जाता है, ठीक है ना, और इस तरीके से आपको दिखाई देता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये टेस्टिस है हमारा, राइट। इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, इसके पीछे वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अलग करके दिखाया भी गया है, राइट। लेकिन आप जब टेस्टीज को देखोगे ना तो वो दिखता है बस एक ही है, इस तरीके से दिखता है, बट यहाँ पे हल्का सा देखना ना, एक दरार टाइप की होती है, राइट। और यही जो दरार होती है ना, यही टेस्टीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है इंटरनली। एक्सटर्नली तो आपको एक ही दिखाई देगा, बट इंटरनली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है हमारा टेस्टिस, ओके। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेयर्ड होता है, क्योंकि बहुत बारी एग्जाम में पूछा इसलिए जाता है क्योंकि बच्चे को पता होता है कि टेस्टिस एक ही होता है, ठीक है, बट एक्चुअली ये अंदर की तरफ से डिवाइडेड होता है, तो मतलब कि पेयर्ड होता है, ओके। नाउ कॉपुलेटिंग ऑर्गन पेनिस है, राइट। तो पेनिस ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये पेनिस है, ये टेस्टिस के जस्ट ऊपर होता है, राइट। देखो यहाँ पे तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, राइट, बट यहाँ पे अच्छे से क्लियर है, ये अंदर की तरफ होता है थोड़ा सा टेस्टिस, एंड ये बाहर की तरफ होता है हमारा पेनिस, ओके। ये एक ही होता है ऑब्वियसली, एंड इसके फंक्शंस वगैरह तो हम आगे पढ़ेंगे ही। उसके बाद
एसोसिएटेड ऑर्गन्स में सबसे पहले वेस्ट डिफरेंस, तो वेस्ट डिफरेंस यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ, ये यहाँ से जो निकल रहा है ये पार्ट, ये पाइप, ये यही वेस्ट डिफरेंस है, इस तरीके से यहाँ तक ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, वेस्ट डिफरेंस है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से पूरा पाइप जो मूव कर रहा है यही वेस्ट डिफरेंस है, एंड इधर से भी देखो ये वेस्ट डिफरेंस है। ओके, चलो उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमेशा पेनिस के अंदर होता है, राइट। ये वाला जो नली है, ये वाला जो वाइट कलर की दिख रही है ना, यही यूरेथ्रा है। ओके, एंड इसमें ये वाला जो नली है यही हमारा यूरेथ्रा है। ओके, नाउ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जी हाँ, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने में। तो 2 ग्लैंड्स होते हैं मेल्स में। पहला तो सेमाइनल वेसिकल जो कि डबल डबल होता है, पेयर्ड होता है। बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा गया है कि सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होता है या अनपेयर्ड होता है, राइट। एंड यहाँ पे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है वो याद रखोगे। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे है हमारा ग्लैंड। तो आपके फिगर में शायद ग्लैंड को नहीं दिखाया गया है, हाँ आपके फिगर में, हाँ यहाँ पे दिखाया गया प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देखो ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड इधर जो है ये वाला सेमाइनल वेसिकल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है। ओके, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है बट होता है। ओके, तो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पाथवे ऑफ स्पर्म, स्पर्म कौन रिलीज करता है, तो कॉपुलेटिंग ऑर्गन रिलीज करेगा यानी कि पेनिस। ओके, पेनिस ही स्पर्म रिलीज करता है। और स्पर्म को बनाता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है, तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है यानी कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। यानी कि स्पर्म को बनाता तो टेस्टिस है, लेकिन रिलीज कौन करता है, पेनिस रिलीज करता है। ओके, तो इस वजह से टेस्टिस को मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है एंड पेनिस को कॉपुलेटिंग ऑर्गन कहा जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो स्पर्म है उसका पाथवे क्या है, यानी कि प्रोड्यूस तो हो गया, अब रिलीज भी हो गया, राइट। बट रिलीज हो करके वो पेनिस से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको पता है टेस्टिस यहाँ पे है, पेनिस यहाँ पे है, दोनों में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ओके, तो यहाँ से स्पर्म है वो यहाँ तक पहुँचेगा कैसे। ओके, तो इसी को कहा जाता है पाथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म किधर से किधर मूव करता है वो तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, एंड ये लास्ट वाले एग्जाम में पूछा भी गया था, लास्ट ईयर के एग्जाम में, स्पर्म का पाथवे। ओके, तो सबसे पहले तो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, राइट। टेस्टिस के बाद से कहाँ जाता है, इपिडिडाइमिस में जाता है जो कि इसके अंदर ही होता है। इपिडिडाइमिस किधर होता है, इधर अंदर ही होता है, इस फिगर में दिखाया नहीं गया है। इपिडिडाइमिस आपके एनसीईआरटी ने भी नहीं पढ़ाया है तो आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो। इसके बाद से वेस्ट डिफरेंस में जाता है, यानी कि वेस्ट डिफरेंस ये वाला पाइप जो है इस पाइप में जाता है स्पर्म। ओके, यहाँ से प्रोड्यूस होता है एंड प्रोड्यूस होकर के इस तरीके से इस पाइप में चला जाता है, राइट। उसके बाद से रास्ते में इसको दोनों ग्लैंड्स का सिक्रेशन मिल जाता है। ग्लैंड्स तो सिक्रेट करते हैं ना सिक्रेशंस अपने, तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड अपने सिक्रेशंस को यहाँ पे डाल देते हैं, इस पाइप में डाल देते हैं, वेस्ट डिफरेंस में डाल देते हैं। ओके, एंड उसके बाद से यहाँ पे यही पाइप जो है यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है, राइट। तो ये यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा पाइप, एंड ये यूरेथ्रा जो है स्पर्म को कैरी करके लेके जाएगा एंड ये बाहर रिलीज आउट करवा देगा। ओके, सो नाउ अब हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे डायग्राम मैंने खुद से बनाया हुआ है, वो इसलिए ताकि आप डरो नहीं, आप भी बना सकते हो डायग्राम। तो मैंने बस जस्ट आपको बताने के लिए बनाया है कि मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हो। बहुत बड़ी क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो इस वजह से मैंने बना रखा है। देखो यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ, ये हमारा टेस्टिस है। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा टेस्टिस है एंड इसको कवर करने वाला जो पोर्शन होता है टेस्टिस को, उसको कहते हैं स्क्रॉटम, राइट। अब ओबियसली टेस्टिस इतना इंपॉर्टेंट भी तो है, गेमीट को प्रोड्यूस करता है तो इसको तो कवरिंग भी चाहिए, तो टेस्टिस के कवरिंग को कहा जाता है स्क्रॉटम। ओके, एंड नाउ यहाँ से जो पाइप निकलती है उसी पाइप को क्या कहते हैं, वेस डिफरेंस कहते हैं। तो ये पाइप कहाँ तक जा रही है, ये देखो ये पाइप यहाँ से होकर के इस तरीके से यहाँ पे ये पाइप जा रही है। ओके, तो यहाँ तक इसको बोलेंगे वेस डिफरेंस।
राइट। एंड देखो यहीं पे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड आ गया, यहीं पे सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड आ गया, ये सारे के सारे ग्लैंड्स अपना सिक्रेशंस दे देते हैं एंड इन सिक्रेशंस को लेकर के ये मूव कर जाता है आगे, तो यही हो जाता है हमारा यूरेथ्रा और इसको कवर करने वाला हो जाता है पेनिस। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो पार्ट मैंने बना के रखा है ये है ग्लैंस पेनिस। ठीक है, क्या है ये? ग्लैंस पेनिस है। ग्लैंस पेनिस क्या होता है ना, ये पेनिस का हल्का सा कवरिंग होता है एंड पॉइंट के पास। ओके, आप जब पेनिस के स्किन को हल्का सा ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये जो पोर्शन होता है लास्ट एंड पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होता है एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, राइट। तो यही जो मसल होता है जो सॉफ्ट वाले पार्ट को ढक करके रखता है, कवर करके रखता है, इसी को कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। यानी कि जो स्किन आप मूव करके पीछे की तरफ फोल्ड करके लेके जाते हो, तो वही फोल्डेबल जो स्किन होता है ना, उसी फोल्डेबल स्किन को कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गई। यहाँ पे देखो ये हमारा यूरेटा है। यूरेटा आपने कभी पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, किडनी वाले सिस्टम में, लाइफ प्रोसेसेस में। वहाँ पे किडनी से जितने भी यूरिन्स आ रहे थे वो सब कहाँ से आ रहे थे, किसके थ्रू आ रहे थे? यूरेटर के थ्रू ही तो आ रहे थे, राइट। और जाके जमा कहाँ हो रहे थे? यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो रहे थे। और यूरिनरी ब्लैडर का जो पाइप होता है ना, वो भी इसी वैस डिफरेंस में खुल जाता है यानी यूरेथ्रा के थ्रू इसी पेनिस से बाहर निकलता है हमारा यूरिन। ओके, तो यहाँ पे एक और मेन चीज़, मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा पेनिस है ना, ये डबल डबल काम करता है बच्चे मेल के बॉडी में। सबसे पहला काम तो करता है स्पर्म को कैरी कर रहा है, आपको तो मैंने स्पर्म का पाथ भी बता दिया। और दूसरा काम ये कर रहा है कि हमारे यूरिन को भी तो बाहर निकाल रहा है बॉडी से। ओके, तो ये दोनों ही काम परफॉर्म करता है, यूरिन भी और स्पर्म भी, दोनों को बॉडी से बाहर निकालता है। और ये क्वेश्चन बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो हमारा पेनिस है क्या वो दोनों काम करता है, या फिर वो स्पर्म को रिलीज करता है, या फिर वो सिर्फ यूरिन को रिलीज करता है? तो आंसर होगा ये दोनों को ही रिलीज करता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, राइज होता है कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म भी रिलीज करे और यूरिन भी रिलीज करे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो स्पर्म यूरिन के साथ फ्लो हो जाएगा, तो फिर तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। स्पर्म फीमेल की बॉडी में जा ही नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर ये है कि जब स्पर्म रिलीज होता है तो यूरिन रिलीज नहीं होता है, जब यूरिन रिलीज होता है तो स्पर्म रिलीज नहीं होता है। दोनों ऑल्टरनेट वे में काम करते हैं। और इस फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं बॉडी में, वो कंट्रोल करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हार्मोन तो आपका टेस्टोस्टेरोन ही है, आपने पढ़ा है ना टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ओके, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यही पूरे के पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है मेल के बॉडी में, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स हमने पढ़े, तो सबके फंक्शंस भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके सबके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एंड ये एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है कि डायग्राम बनाओ और उस डायग्राम में वैसे ऑर्गन को डिनोट करो जो कि मेन कॉपुलेटिंग ऑर्गन है, वैसे ऑर्गन को डिनोट करो जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इस तरीके के फंक्शन के बेस पे वो क्वेश्चन अराइज करते हैं एग्जामिनर, और वहाँ पे आपको उसका आंसर करना होता है विद लेबल्ड डायग्राम। ओके, तो इस वजह से ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला टेस्टिस, इसका दो फंक्शन है। ओके, तो सबसे पहली बात कि टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल्ड होता है, पेयर्ड होता है टेस्टिस। दूसरी बात कि इसका जो कवरिंग होता है उसको स्क्रॉटम कहते हैं। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन होता है स्क्रॉटम, ठीक है, आपने देखा होगा कभी। तो स्क्रॉटम का जो स्किन होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और इतना ही नहीं, स्क्रॉटम के अंदर जो हमारा टेस्टिस होता है वो टेस्टिस बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होता है। आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा डेलिकेट एक्सटर्नल ऑर्गन टेस्टिस ही होता है। ओके, इतना ज़्यादा डेलिकेट होता है कि इस पे अगर आप हल्के से टच करके इसको हिट कर दो
राइट। तो ये जो मेल है हमारे, वो मेल की डेथ भी हो सकती है। तो बहुत सारे साउथ के मूवीज़ में ऐसा दिखाता भी है ना, कि टेस्टीज पे हिट करने से मेल की डेथ हो जाती है। या फिर गर्ल्स को या वुमेन को जब सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस, तो वहाँ पे उन्हें बताया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेल के टेस्टीज पे हिट कर सकते हो। ओके। तो इससे मेल को बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड क्रिटिकल कंडीशन में मेल की डेथ भी हो सकती है। राइट। दूसरी बात, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्टिस तो स्पर्म प्रोड्यूस करता ही है, ये तो मैं आपको बहुत पहले स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ। तीसरी बात ये है कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन, जिसकी बात हम जस्ट अभी 2 मिनट पहले कर रहे थे। ओके। ये मेल हार्मोन है। ओके, मेल सेक्स हार्मोन भी इसको कहा। मेल हार्मोन मतलब कि सिर्फ मेल की बॉडी में पाया जाता है, इस वजह से इसको मेल हार्मोन कहते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। राइट। ये हार्मोन क्या करता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से 8th क्लास में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। टेस्टोस्टेरॉन सबसे पहले तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन मेल्स। राइट। मेल की बॉडी में जब मेल 14 ईयर्स के होते हैं, आपको पता होगा प्यूबर्टी जो है वो मेल्स में बाद में आती है, थोड़ा लेट आती है, फीमेल्स में पहले आ जाती है। फीमेल्स में 12 के अराउंड आती है एंड मेल्स में 14-15 के अराउंड आती है। ओके। तो मेल्स में जो प्यूबर्टी आती है उसके लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट। दूसरी चीज़ कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से दाढ़ी मूछ तो आ जाता है, मसल्स आपके ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट ब्रॉड हो जाता है, आपका जो वॉइस है उसका पिच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर्स तो होते ही हैं। इसके अलावा स्पर्म जो है ना, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। तो मैम आप बताइए प्रोडक्शन कब होता है स्पर्म का? क्योंकि प्रोड्यूस होना और रिलीज़ होना बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ओके। तो प्रोडक्शन तो हो जाता है बर्थ के समय, जब बर्थ होता है तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक के बीच में स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है। एंड स्पर्म का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हुआ होता है कि वो लाइफ टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ओके। एक बार ही प्रोड्यूस होकर के वो स्टोर होकर के टेस्टिस में रह जाता है। राइट। दूसरी बात, ये रिलीज कब होगा? तो जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक स्पर्म रिलीज नहीं होगा। स्पर्म को रिलीज होने के लिए बताता कौन है? तो यही टेस्टोस्टेरोन बताता है कि अब स्पर्म को रिलीज होना चाहिए। बात इतनी समझ में आई? यानी कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसी के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल होता है, पावर होता है। ठीक है, चलो इतनी बात तो हो गई। अब Why the testes lie outside the abdominal cavity of male? ये तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। इसको मैं डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखो, मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, पूरा का पूरा नाभि से नीचे और थाई से ऊपर का जो कैविटी होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एक्सटर्नली होता है। क्यों? अंदर क्यों नहीं होता? बाकी सारे ऑर्गन्स तो अंदर है, बट पेनिस बाहर है, टेस्टिस बाहर है। क्यों? और सिर्फ मेल में ही ऐसा क्यों है? फीमेल में तो नहीं है, फीमेल में तो अंदर होता है। तो पेनिस को तो बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि पेनिस को जाना है फीमेल बॉडी के पास। ठीक है, कहाँ जाना है फीमेल बॉडी में तो वो मैं आपको बताऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बट इसको तो फीमेल बॉडी के पास जाना है तो ऑब्वियसली इसको बाहर होना पड़ेगा। राइट। बट टेस्टिस को तो कहीं जाना नहीं है, तो टेस्टिस को बाहर आने की क्या ज़रूरत है? वो अंदर क्यों नहीं है? ओके। जब इतना ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है तब तो और ज़्यादा उसको अंदर होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चे। ओके। The testes lie outside the abdominal cavity of male because sperm formation requires a lower temperature. स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मिले उसको, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। राइट। तो जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 4-5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मिलेगा ना, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन संभव है। राइट। तो इस वजह से नेचुरली हर मेल के बॉडी में टेस्टिस को बाहर रखा जाता है, बॉडी के बाहर रखा जाता है। राइट।
नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने डायग्राम को काफ़ी बड़ा करके लिया हुआ ताकि मैं सारी की सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से समझा सकूँ। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑर्गन है वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस वही पाइप, यहाँ पे फिर से देख लो एक बारी, ये जो पाइप है, ये वाला पाइप, यहाँ से ये वाला पाइप, इसी को कहते हैं वैस डिफरेंस। ओके, यहाँ से स्पर्म रिलीज होकर के इस तरीके से जाती है पाइप के थ्रू, ये यूरेथ्रा से घूमते हुए बाहर निकल जाती है। ओके, तो वैस डिफरेंस का फंक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं, बस पाथवे प्रोवाइड कराता है, राइट? इट प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर स्पर्म टू ट्रेवल टू द पेनिस। ओके, नाउ यूरेथ्रा क्या करता है? तो यूरेथ्रा का काम इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द कॉमन पाथवे, ये कॉमन पाथवे होता है फॉर सीमेन एंड यूरिन, राइट? यहाँ पे आप सीमेन का मतलब स्पर्म समझ लो, मैंने सीमेन को अभी इसके बाद वाले स्लाइड में पढ़ाया हुआ है। ओके, तो हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि सीमेन क्या होता है, फिलहाल आपको इसको स्पर्म समझ लो। तो यूरेथ्रा जो है, इसके थ्रू स्पर्म रिलीज होता है एंड साथ में यूरिन भी रिलीज होता है। इसके बारे में तो हमने बात करी ही थी, राइट? इट इज द मेन कॉपुलेटिंग ऑर्गन। पेनिस इज द मेन कॉपुलेटिंग ऑर्गन, ये तो मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ इन मेल। दूसरी चीज, इट सीक्रेट्स स्पर्म आउटसाइड द मेल बॉडी, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये स्पर्म को हमारे मतलब मेल के बॉडी से बाहर सीक्रेट करता है, राइट? एंड नाउ प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड्स क्यों होते हैं? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड्स? तो देखो, इनके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। पहला फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, राइट? स्पर्म को तो ट्रैवल करना है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। आप देख लो इस डायग्राम में, सबसे पहले तो इसको सबसे पहले तो इसको टेस्टिस से बाहर निकलना है। वैस डिफरेंस काफ़ी लंबा होता है, डायग्राम में आपको काफ़ी छोटा दिखाया गया है बट वैस डिफरेंस काफ़ी लंबा होता है। तो उसके बाद से यूरेथ्रा भी काफ़ी लंबा होता है, सारे के सारे डिस्टेंसेस को कवर करने हैं। इसके बाद कॉपुलेशन के टाइम पे इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी अंदर की तरफ जाना है। कितना अंदर जाना है, कैसे जाता है, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे फीमेल वाले पार्ट में। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लंबा चौड़ा पाथ जो है कवर करना होता है स्पर्म्स को, और स्पर्म होता है बहुत छोटा, राइट? तो आप सोचो कि स्पर्म में अगर मोटिलिटी नहीं होगी, स्पर्म स्ट्रांग नहीं होगा, तो क्या वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा ना। और जब फीमेल की बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कभी फर्टिलाइजेशन संभव है क्या? नहीं है ना। तो इस वजह से स्पर्म को काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है, राइट? और स्पर्म को स्ट्रांग होने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? यही दोनों ग्लैंड्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, इट मेक्स द पाथ ऑफ स्पर्म स्मूथ। ऑब्वियसली स्पर्म को तो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ना होता है ना। सारे के सारे स्पर्म्स जो है हड़ाबाजी लगा करके दौड़ते हैं कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। ओके, तो इस वजह से इस पाथ को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है ये दोनों ग्लैंड्स के सिक्रेशंस, ताकि आराम से स्पर्म जो है वो पेनिस के थ्रू बाहर निकल सके और विजाइना में अंदर जा सके। मैंने नाम ले लिया, हाँ, आई थिंक आपको नहीं पता होगा विजाइना क्या होता है, मैं बताऊंगी जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ पे बताऊंगी। आप ऐसे फिलहाल समझ लो कि ये जो स्पर्म है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँचाना है, ठीक है ना। तो ओबियसली पाथ को बहुत ज़्यादा स्मूथ होना पड़ेगा। समझ आई बात? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म अकर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल, ये मैंने आपको बताया ना। जैसे ही बर्थ होता है किसी भी मेल का, तो उसके बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट? इतने स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कि लाइफ टाइम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ओके, नाउ एंड सिक्रेशन ऑफ स्पर्म अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी थ्रू पेनिस, ये तो मैंने बताया ही। किस हार्मोन के इफेक्ट से? तो टेस्टोस्टेरोन तो हमारा हार्मोन है ही, राइट? अब एक और ख़ास बात बताती हूँ आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में। पता है आपको, टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ मेल के बॉडी में नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होता है, ठीक है?
तो फिर हम इसको मेल हार्मोन क्यों बोलते हैं मैम? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में काफ़ी कम होता है, राइट? काफ़ी कम होता है, मैं कह रही हूँ। उसी तरीके से फीमेल हार्मोन कौन सा है बेटा? आपने पढ़ा था ना 8th क्लास में, इस्ट्रोजन, राइट? पढ़ा था ना। तो इस्ट्रोजन फीमेल में काफ़ी ज़्यादा होता है, उसी तरीके से मेल में काफ़ी कम होता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल में होता है, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही दोनों में होते हैं, बट मेल हार्मोन है ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन तो मेल में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और फीमेल में इस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेल में इस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो फीमेल कैरेक्टर शो करने लग जाते हैं, ओके? एंड कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है तो वो मेल कैरेक्टर शो करने लग जाते हैं, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन्स आर द hormones responsible for characteristics of male and female, ओके? तो बहुत बारी क्या होता है कि गेम्स वगैरह में, बॉक्सिंग में आपने सुना होगा कि जो मेल्स होते हैं वो और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का डोज ले लेते हैं ताकि उनमें मस्कुलर जो है मसल्स स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टरिस्टिक है मेल का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उनको लड़ने में सुविधा हो, तो इसलिए वो बैन भी कर दिए जाते हैं क्योंकि ये इलीगल काम होता है। बहुत बारी आपने फीमेल के बॉक्सिंग में भी ऐसा सुना होगा कि फीमेल्स भी टेस्टोस्टेरोन का टैबलेट लेती हैं, इंजेक्शन लेती हैं ताकि वो मेल की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव हार्मोन कहा जाता है और इसी की वजह से मेल इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और फीमेल बहुत कम अग्रेसिव होती हैं, बहुत नॉर्मल होती हैं, बहुत स्वीट होती हैं, है ना? नेचुरली। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ब्लड प्रेशर को काफ़ी मेंटेन रखता है, ठीक है? और टेस्टोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रखता है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर का ज़्यादा प्रॉब्लम आप जो है वो मेल की बॉडी में देखोगे, फीमेल की बॉडी में नहीं देखोगे, राइट? फीमेल को हार्ट का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, राइट? इसी वजह से हार्ट से मरने वाले फीमेल की संख्या बहुत कम होती है बच्चे, और हार्ट से मरने वाले मेल की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट? आपको समझ में आया हॉर्मोन्स के बारे में? हालांकि ये सारी बातें 8th क्लास की हैं बट फिर भी मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग है इस वजह से बता रही हूँ, राइट? ओके, नाउ सीमेन, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, मैंने बताया था ना कि मैं आगे बताने वाली हूँ। सीमेन का मतलब होता है वैसा लिक्विड, वाइट कलर का होता है सीमेन, कभी कभी येलोइश भी होता है, तो इसमें स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म अकेला तो नहीं होगा, आपको पता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इसमें मोटिलिटी होनी चाहिए, है ना? तो इसको तो सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स भी चाहिए, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके? तो इसी वजह से ये इसको सीमेन कहते हैं, दोनों को मिला दो तो जो लिक्विड बनता है उस लिक्विड को सीमेन कहते हैं। यानी कि मेल की बॉडी से बाहर जो लिक्विड निकलता है उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होता है बच्चे, उसमें ग्लैंड्स के सिक्रीशंस भी होते हैं और उसी को सीमेन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरी चीज़, इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस इन नेचर, ये जो सीमेन होता है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो ऑब्वियसली प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड्स न्यूट्रिशन ही तो देने के लिए होते हैं स्पर्म को, तो ऑब्वियसली बात है सीमेन में तो न्यूट्रिशन होंगे ही, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा सीमेन, एंड इसका कलर या तो वाइट होता है नहीं तो हल्का येलोइश होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? दूसरी चीज़, द नेचुरल या नॉर्मल लेंथ ऑफ पेनिस इज 7 सेंटीमीटर, जो पेनिस होता है उसका नेचुरल लेंथ तो 7 सेंटीमीटर के आसपास होता है, मैंने अप्रॉक्स लिखा है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट? मेल टू मेल। एंड ड्यूरिंग कॉपुलेशन या इंटरकोर्स, लेकिन जब कॉपुलेशन या इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में तो उस टाइम, ओ शिट, मैंने यहाँ पे स्लाइड लेना मैं भूल गई, कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ। हाँ, तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन और इंटरकोर्स इट इंक्रीजेज, ओके, इट इंक्रीजेज अप टू कितना, अप टू 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मेल्स में ये 15 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाए लेंथ, बट 15 सेंटीमीटर के आसपास तक इंक्रीज हो सकता है, ओके? और हाँ, आपको इंक्रीज़ के बारे में हल्का सा मैं बता दूँ कि ये जो पेनिस है ना, ये कॉपुलेशन के टाइम पे इंक्रीज़ होता है, क्यों इंक्रीज़ होता है इसका लेंथ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं बच्चे, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं,
ओके जब टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीलिंग भी क्रिएट करता है ना, तो फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जब भी रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं इस टेस्टिस के पास, ओके ब्रेन में, मेल के ब्रेन में, तो ये टेस्टिस के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड के प्रेशर के बढ़ने से ये जो पेनिस है वो उसका लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जितना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये पेनिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं, बहुत सारे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेल के बॉडी में सबसे ज़्यादा नर्व्स इन कहाँ, किस ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, पेनिस में पाए जाते हैं। ठीक है, आंसर होगा पेनिस में पाए जाते हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा नर्व्स एंड होते हैं कि हल्का सा टच करने पर भी ये एक्टिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्सेस शो करने लग जाते हैं, और इस वजह से ये हेल्प करते हैं पेनिस को और ज़्यादा लेंथ को इंक्रीज़ करने में। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैम लेंथ का इंक्रीज़ होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर इंक्रीज़ ना हो तो क्या होगा। तो बच्चे अगर ये लेंथ इंक्रीज़ होगा तो सबसे पहली बात ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा पाएगा, ओके एंड स्पर्म को रिलीज़ कर पाएगा, क्योंकि स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही रिलीज़ करना है, तभी तो वो एक से कंबाइन करेगा, मीट करेगा एंड फर्टिलाइजेशन होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये स्पर्म को अगर इंटर करना है, यूरेथ्रा तो इसी में होता है ना, पेनिस में ही होता है, तो ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होना चाहिए ना स्पर्म का। तो ये स्ट्रेट हो जाने से क्या होता है, स्पर्म को ये मूव करने में, मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके तो ये दो रीजंस हैं जिससे कि पेनिस का लेंथ इंक्रीज होना ड्यूरिंग कॉपुलेशन या इंटरकोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तीसरा क्वेश्चन, मैम क्या कॉपुलेशन या इंटरकोर्स के दौरान ही पेनिस का लेंथ इंक्रीज होता है क्या। बिल्कुल नहीं बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉपुलेशन या इंटरकोर्स हो तो ही पेनिस का लेंथ इंक्रीज होता है। आप कभी भी कोई रोमांटिक मूवी या फिर सॉन्ग या फिर कोई थॉट या फिर कोई ड्रीम आप देखोगे तो उस टाइम पे नेचुरली, चूँकि यहाँ पे नर्व्स इन बहुत ज़्यादा होते हैं, सबके सब ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, फीलिंग्स से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो इस वजह से वहाँ उस कंडीशन में भी पेनिस का लेंथ इंक्रीज हो सकता है, एंड हाँ उस कंडीशन में भी सीमेन रिलीज आउट हो सकता है, राइट। ओके बट इतनी बात तो तय है कि कितना भी सीमेन रिलीज हो पेनिस से, बट यहाँ पे स्पर्म का जो काउंट है कभी भी कम नहीं होता है, राइट। स्पर्म का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा अमाउंट में कर दिया जाता है टेस्टिस के द्वारा कि लाइफ टाइम कभी भी कम नहीं होता है। दूसरी बात कि कभी भी मेल के बॉडी में स्पर्म जो है वो किसी फिक्स्ड एज तक ही रिलीज हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक उस मेल की डेथ नहीं होती है तब तक स्पर्म जो है वो रिलीज होता रहता है, राइट। इसी वजह से आपने सुना होगा कि जो बूढ़े हो जाते हैं मेल्स वो भी शादी करते हैं और उनके भी बच्चे पैदा होते हैं। अभी तो कम, लेकिन पुराने के ज़माने में राजा महाराजा के टाइम पे आपने स्टोरीज़ में पढ़ी होंगी, है ना, कि 80 इयर्स 90 इयर्स के जो मेल्स होते थे वो शादी करते थे एंड उनके भी बच्चे पैदा होते थे, है ना। तो उनके भी वहाँ पे क्या होता था, स्पर्म जो है वो रिलीज होता था एंड वो फर्टिलाइज हो जाता था एक से, तो बेबी पैदा होते थे। इतनी बात आपको समझ में आई। ओके तो ये हो गया हमारा पेनिस की कहानी एंड सीमेन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। तो एक और लास्ट यहाँ पे है कि इनकी बॉडी में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बच्चे, वो हर मेल में इक्वल नहीं होता है। बहुत बड़ी क्या होता है ना, इसको डिजीज़ कह सकते हो आप, है ना, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। कि बहुत बड़ी क्या होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, या फिर स्पर्म जो होते हैं उनमें मोटिलिटी नहीं होती है, या फिर वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पास आने तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो तरह तरह के इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी आती है। ओके तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि मेल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि उनमें मेल इनफर्टिलिटी है, वो कभी भी डॉक्टर के पास जाके चेक ही नहीं कराते थे। और पहले के ज़माने में मिसकंसेप्शन था कि अगर बेबी पैदा नहीं हो रहा है किसी कपल का तो प्रॉब्लम किस में है, ऑब्वियसली फीमेल में है। बट ऐसा सही नहीं है, प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकता है,
राइट। तो फीमेल के बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे, बट मेल का जो इनफर्टिलिटी जो केस होता है वो भी काफ़ी कॉमन है, राइट। वो स्पर्म के कम प्रोडक्शन की वजह से, मोटिलिटी कम होने की वजह से, स्पर्म का जल्दी से डेथ हो जाने की वजह से, और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके तो जब भी इनफर्टिलिटी होती है मेल्स में, तो वहाँ पे बेबी पैदा नहीं होता है, इनफर्टाइल कपल वो हो जाता है, एंड उसके लिए फिर टेस्ट ट्यूब बेबी अनदर बहुत सारे उपाय हैं। ओके तो इतना ही बस आज के लिए। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसके बाद वाले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, एंड हाँ वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इम्पॉर्टेंट तो दोनों ही है, मेल एंड फीमेल दोनों ही है, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली दोनों से ही पूछे जाते हैं। प्लस बच्चे, इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इस चैप्टर पे ज़रा सा ज़्यादा फोकस करना। ओके तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।